में हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल कल्चर कर लिया था. Elements of entrepreneurial culture is completed. Okay, we were discussing about the model of entrepreneurial culture, like how the culture is basically affected from the various factors. So we were talking about that. So we wrote three things. First, resources. Second is environment, and third one is value and norms, right? So in the resources, the first one is family support, ठीक है, psychologically, financially, ठीक है. फैमिली, देन पॉलिटिकल कनेक्शन, लाइक योर रिसोर्स रिलेटेड, जैसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन कराना, लीगल वर्क कराना है. पॉलिटिकल कनेक्शन कैसा है आपका, दैट कैन बी आल्सो द रिसोर्स फॉर स्टार्टिंग और फॉर मैनेजिंग द बिजनेस, ठीक है. थर्ड वन इज पॉलिटिकल कनेक्शंस, ये सॉरी दैट इज कंप्लीटेड. कैपिटल एबिलिटी टू रेज कैपिटल, कैपिटल एंड एबिलिटी टू रेज कैपिटल, यानी कि आप कैपिटल को कैसे रेज कर सकते हैं, व्हाट आर द रिसोर्सेज प्रेजेंट. Next one is technology. What kind of technology you are going to use for your business? Latest technology, labor oriented work, capital oriented work, machinery oriented work. क्या आपका काम होगा? Technology can be the resource, right? Next one is the labor, like human resources आपके पास क्या है, right? So these all points comes under the resources. The second one is the environment. So environment is also going to make impact on the कल्चर. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. पहली बात, ज्योग्राफिकल लोकेशन, दैट वेयर योर कंपनी इज सिचुएटेड, ठीक है. सेकंड वन इज इंडस्ट्रियल ब्रांच, मतलब आपका इंडस्ट्री का कोई ब्रांच है या चेन है, ठीक है. थर्ड वन इज मार्केट, लाइक whom we are going to sell the product. Physical infrastructure, physical infrastructure is related with like electricity या power, water facility, transportation facility. Next one is entrepreneurs contacts with the suppliers and the customers. So this environment is basically, ये जो environment, it is going to impact the entrepreneurial organizational culture. Resources are also going to impact the organizational culture. And the next one is that is values and norms. That is values and norms. So family का value क्या है, like the entrepreneur की family का क्या value है या उसके family background कैसा है. So you are able to learn from all those things as well, which I already told you. खैर मैंने misconception में बताया था, लेकिन जैसे जिसका business family होता है, you are able to get the work की जो एक experience होगी, जो आपने बिना काम किए जो सीखा होगा वो आपके घर से ही सीखा होगा, राइट. तो आपकी फैमिली वैल्यूज क्या है, आपकी फैमिली का नॉर्म्स क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उसके अलावा आपके अंदर कितना विलिंगनेस है, आप कितना मोटिवेटेड है टुवर्ड टेकिंग द रिस्क. यानी एक बोल सकते हैं कि आपका खुद व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू वांट टू गिव टू द बिजनेस, राइट, कि आपके अंदर कितना विलिंगनेस है, कितना आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल बने, ठीक है. रिस्क लेने के लिए आप कितना रेडी हैं. नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल नो हाउ, लाइक प्रोफेशनली आपको कितना नॉलेज है ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का. The people who are very less, basically they have very less experience in the organization, that person can be the less professional. सही बात है. So professionalism का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा what is the meaning of professionalism या professional. If a person is practicing a particular expertise area, right, जैसे मान लीजिए डॉक्टर, they are professional, लेकिन professionalism अलग होता है, वो भी मैं बताऊंगी. तो प्रोफेशनल डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, सीए चार्टेड अकाउंटेंट हो सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स हो सकते हैं, दे ऑल आर प्रोफेशनल्स, ठीक है. अब नेक्स्ट है, अब वो अपने प्रोफेशन के बेसिस पर अपना कोई भी काम भी शुरू कर सकता है. लाइक डॉक्टर अपना क्लिनिक स्टार्ट कर सकता है, टीचर अपना स्कूल कॉलेज या ट्यूशन सेंटर शुरू कर सकता है, कोई अगर मार्केटिंग मैनेजर तो कोई अपनी मार्केटिंग की कंपनी शुरू कर सकता है, राइट. तो प्रोफेशनल्स ये होते हैं, राइट, जिनको अपने वर्क एरिया और एक्सपीरियंस हो अपने एरिया में. नेक्स्ट होता है आपका प्रोफेशनलिज्म, क्योंकि वर्ड आया तो मैं बता देती हूँ. प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है द पर्सन हु नोज दैट व्हाट इज रिलेटेड विद दैट वर्क एंड व्हाट इज रिलेटेड विद द पर्सनल लाइफ. यानी जो पर्सन अपने पर्सनल लाइफ को अपने काम की लाइफ से बिल्कुल अलग रखे, सेपरेट रखे, एथिकल बातें करे, राइट, इनफॉर्मल टॉक्स में इन्वॉल्व हो, उनको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म. इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, प्रोफेशनलिज्म, ठीक है. तो ये जो लास्ट लाइन था प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल नो हाउ, इस पर्सन में मैनेजरियल कैपेबिलिटी होनी चाहिए,
कि पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करे, पॉलिसीज को बनाए, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करे, डिवीजन ऑफ वर्क को समझे, एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट को मैनेज करे ऑर्गेनाइजेशन में. सो दीज थिंग्स कम्स अंडर द वैल्यूज एंड नॉर्म्स. So values will always created from your family and your experience, your knowledge, your information, your expertise area. तो values and norms में लिख लिया था last class में. Family value, willingness to take risk. Third one is professionals and managerial know-how. लिख लिया था ये point. So I guess these points are clear. Next last class में एक और topic किया था हमने, that was creating a cultural entrepreneurial. ठीक है, यानी कि हम कैसे कल्चर को क्रिएट कर सकते हैं. कल्चर क्या होता है? द लाइफ वी वांट टू लीव, अ लाइफ स्टाइल ऑफ द पर्सन. इफ अ पर्सन इज लिविंग इन राजस्थान, देयर कल्चर इज रिलेटेड, उनका जो क्लोथ है, खाने का स्टाइल है, उनका जो रिचुअल्स है, नॉर्म्स है, वैल्यूज है, दैट विल बी वेरी फ्रॉम द बिहार. ट्रू. सो कल्चर जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक बेहतर कल्चर. ठीक है, तो सबसे पहला, ट्रीट पीपल विथ रिस्पेक्ट. ये आपके क्लास के लिए भी जरूरी है. ट्रीट पीपल विथ रिस्पेक्ट. एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना जरूरी है, चाहे हायर ऑथोरिटी हो, चाहे वो लोअर ऑथोरिटी हो, या फिर आपके टॉप लेवल, मिडिल लेवल या फिर लोअर लेवल क्लास में लोग काम कर रहे हो, आपको उनको कैसे ट्रीट करना है? रिस्पेक्टफुली. The designation, the salary, what you are getting, it is not going to decide at how we are going to treat the people. If the person is at the lower level, ground level, just take the example of sweeper. We cannot basically बोल सकते insult those people. सही बात है. So हमें अपनी कंपनी में एक रिस्पेक्ट और एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप क्रिएट करना है जो कि सस्टेनेबल कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट क्रिएट करे. ठीक है, जहां पर लोग को अच्छा लगे काम करने में. तो मनी इज द डिफरेंट थिंग बट एनवायरनमेंट इज द डिफरेंट थिंग. ठीक है, ट्रीट पीपल विथ रिस्पेक्ट. सेकेंड वन इज कीप एम्प्लॉइज, या नहीं सॉरी, हेल्प एम्प्लॉइज टू स्टे हेल्दी. अच्छा, व्हाट इज अ हेल्दी एनवायरनमेंट? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रा या बेसिक जो फैसिलिटीज और एमिनिटीज है वो हमें प्रोवाइड करना चाहिए अपने एम्प्लॉइज को. सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, हाइजीन टॉयलेटरीज या टॉयलेट्स, राइट, और या रेस्ट रूम वगैरह, ये सब बेसिक चीजें देनी चाहिए. क्योंकि एक फैटिक बोल सकते हैं, थकान का एक टाइम होता है. इफ यू आर वेरी मच टायर्ड ड्यूरिंग वर्क, योर एफिशिएंसी विल बी डिक्रीज. समटाइम्स सम पीपल आर वेरी अनहेल्दी या सिक है या कोई भी रीजन हो सकता है. तो ऐसे केस में एम्प्लॉइज को जब वो बीमार है तो कोशिश कीजिए कि उनको उनके जो काम है उनको सब्स्टिट्यूट करवाइए किसी और एम्प्लॉइज से, या उनके काम को मिस मत होने दीजिए. 100% इंश्योरेंस प्रोवाइड कीजिए एम्प्लॉइज को, इंश्योरेंस के बेनिफिट्स दीजिए. उसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय है जिसको कैस्ट्रोफिक का मतलब समझते हो, कैस्ट्रोफोबिया क्या होता है? एग्जैक्टली live in a room which is very compact. बंद रूम में नहीं रह सकता, सफोकेशन होता है, पैनिक हो सकते हैं पर्सन. तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है या फिर कोई, तो उन पर्सन को थोड़ा सा आप बाहर गार्डन या फिर कोई अगर एरिया है आपके कैंपस का या आपके ऑफिस का, तो उनको अलाउ कीजिए कि दे आर एबल टू गेट द रिफ्रेशमेंट फॉर 1, 5 और 6 और 10 मिनट्स. आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल. अगर कोई ऐसा पर्सन है जो हमेशा आए दिन बीमार पड़ता है, तो उन लोगों के लिए कुछ बेनिफिट्स निकालिए. आपको उनको जॉब से नहीं निकालना है, उनको बेनिफिट्स देना है कि सिकनेस का लीव दीजिए. सिक लीव होता है हर जगह ऑर्गेनाइजेशन में. तो ये सब चीजें जो है आपको देना है किसको? एम्प्लॉइज को. ठीक है, नेक्स्ट, ओपन डोर्स टू कम्युनिकेशन. सी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर मैं सब पर्सन क्रिएटिव होते हैं, सब होते हैं, सबके पास कुछ अलग इंफॉर्मेशन होता है. If I will give the one situation, you will give answer differently. ठीक है, अब जैसे मैंने अगर पोवर्टी के ऊपर आप लोगों को मैं टॉपिक दूंगी तो सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि पोवर्टी का रीजन क्या है, पोवर्टी कैसे एक सोशल लेवल है, कैसे उसको एलिमिनेट किया जाता है, सब बोलेंगे. तो एवरीवन हैव डिफरेंट पॉइंट्स टू सपोर्ट देयर आंसर्स, राइट. तो उसी तरीके से हर एक पर्सन के अंदर क्रिएटिविटी होता है कि वो कुछ एफिशिएंसी के लिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए अपने पॉइंट्स को बता पाए, है ना. जैसे आई वाज एक क्या होता है, आपके पास डिफरेंट आइडियाज होते हैं डिफरेंट आइडियाज, इंफॉर्मेशन होता है,
कुछ आप नॉलेज देना चाहते हैं, अपने टॉप लेवल को एडवाइस देना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको इस चीज से रोका जाएगा, इफ यू आर गोइंग टू बी, दे आर नॉट गोइंग टू गिव the support to your answer, they are not ready to hear you what you are speaking, so in that case अगर आपको कुछ आइडिया आता भी है जो कि इफिशिएंट है तो भी आप कम्युनिकेट नहीं करोगे। सही बात है। सो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए जहां पर लोग एम्प्लॉयज एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, ठीक है, कुछ इफिशिएंट बातें करें कि हाँ जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल हो, साथ साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करें, रिकॉग्नाइज करें, और कोई भी दिक्कत आने पे, चाहे वो पॉलिसी से रिलेटेड हो, चाहे वो न्यू कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड हो, वो एक दूसरे को मतलब कि टॉप लेवल मैनेजर या फिर अपने इमीडिएट बॉस तक पहुंचा सके। ये कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर आपका इतना हेल्दी कम्युनिकेशन होगा तो ऐसे केस में आपके अंदर जो भी बातें हैं, जो भी पॉइंट्स है, निगेटिव पॉजिटिव, इट इज गोइंग टू हेल्प टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, है ना। लेकिन अगर ओपन टू कम्युनिकेशन नहीं होगा, देन ईदर अ बेस्ट टू बेस्ट एडवाइस और बेस्ट टू बेस्ट आपके पास सॉल्यूशन भी होगा ना अगर ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम का, स्टिल यू आर नॉट रेडी और विलिंग टू गिव द ऑप्शंस ऑफ दोस थिंग्स। सही बात है। सो आपको टीम बिल्डिंग, सोशल इवेंट और रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए, मीटिंग्स कराना चाहिए रेगुलर, ताकि आप डिस्कशन कर सके। राइट है, राइट, समझ में आया। तो ये क्या करेगा, इट विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द पीपल एज वेल एज क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, परफॉर्मेंस को बेहतर करेगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज बिल्ड कैमरेडियर। कैमरेडियर लिख लिया है। इसका मतलब क्या है, स्पिरिट ऑफ गुड फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी, ठीक है। तो आपको मेक टाइम फॉर पीपल टू गेट टू नो ईच अदर। अगर आप सबको इतना ज्यादा काम दे दोगे कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू, है ना, अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो कोई भी बॉन्डिंग नहीं बनेगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सनल बॉन्डिंग, बट एक फॉर्मल बॉन्डिंग भी होनी चाहिए ना एम्प्लॉइज का, है ना, वो नहीं बनेगा। तो ऐसे केस में अगर आप कल को चाहोगे कि आप स्पिरिट बिल्ड करो, एक टीम में स्पिरिट बिल्ड करो, होगा नहीं होगा, क्योंकि लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, बातें नहीं हुई है, कोई बॉन्डिंग नहीं है, काम कैसे करेंगे साथ में। तो आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर बिल्ड करना है जहां पर लोग एक दूसरे के साथ लॉयल रहे और एक फ्रेंडशिप वाला एटमॉस्फेयर है। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सनल फ्रेंडशिप, इट इज टॉकिंग अबाउट द फॉर्मल फ्रेंडशिप। रिमेंबर है, क्लियर हो गई बात, समझ में आया। नेक्स्ट वन इज मेंटेनिंग द एंटरप्रेन्योरियल कल्चर। में वही आ जाएगा जो आपका क्रिएटिंग का कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप है। तो एंटरप्रेन्योरियल है, इसमें आप आगे लिख के एक दो पॉइंट और भी है। Let the team build itself. 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 इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि within that safe, comfortable, open environment, employees को खुद ग्रो करने का मौका दो, वो खुद से टीम बिल्ड करे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, do not forget the little things. Do not forget the little things. Do not forget the little things. अब जो कल्चर है ना, उसमें छोटी छोटी चीजों को आपको ऐड ऑन करना है। जैसे आप लोग को एक लाइन बोला जाता है ना, छोटी छोटी खुशियों को समेटा करो, बोलते हैं ना लोग। तो यहाँ कल्चर के लिए भी छोटी छोटी चीजें बनाइए। जैसे अगर कोई ऑफिस में आते हैं तो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलने का कल्चर, राइट। तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कल्चर। डिसिप्लिन एक होना चाहिए। उसके अलावा आप कभी एम्प्लॉइज को अप्रेजल दे दीजिए, ठीक है, वो खुश हो जाएंगे। या फिर आप कभी कन्वर्सेशन कर कीजिए, तो आप जैसे उनसे पूछ सकते हो। मतलब इट इज नॉट कल्चर, बट छोटी छोटी चीजों से आपको एक सेफ एनवायरनमेंट मिलता है। तो जैसे कभी आपका इंटरेक्शन होता है टॉप लेवल से या किसी से, तो वो आप ऐसे पूछिए, आपकी फैमिली में अगर किसी की तबीयत खराब है या कुछ है, तो यू कैन स्पीक अबाउट इट, दैट हाउ योर मदर इज डूइंग नाउ। तो ये सब एक कल्चर होता है, ठीक है, एक एनवायरनमेंट होता है जो कंसर्न को दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न है किसके लिए, एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है। उसके अलावा जब आप बर्थडे है आपका, तो हैप्पी बर्थडे का मैसेजेस वगैरह भेजिए, ईमेल कीजिए, है ना। उसके अलावा आप लंच वगैरह, किसी दिन लंच ऑर्गेनाइज कीजिए,
जो टॉप लेवल है उनको लंच ऑर्गेनाइज करना चाहिए, अपने एम्प्लॉइज के साथ लंच करेंगे। उसके अलावा कुछ टीम इवेंट्स वगैरह बनाइए जहाँ पर सीईओ से लेकर के लोअर लेवल तक सब लोग पार्टिसिपेट करें टीम इवेंट्स में। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, बट इट इज गोइंग टू एड ऑन एंड इट इज गोइंग टू मेक अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट। सो आई गेस हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द कल्चर दैट इज कंप्लीटेड। सो सबको समझ में आ गया, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स स्टार्ट। ये चीज तो हम लोग भी, मैं भी सिखाती हूँ आप लोगों को ना, कि जैसे बिकॉज the organization is doing lot of thing for you, but in return if you are not showing your loyalty toward the work, then in that situation if you are still criticizing the organization that it is not giving me the priority, it is wrong. ठीक है? So always remember, so the organization का जो culture है, it is going to be made with the employees and the benefits, facilities, code of conduct, policies, top level management, behavior of people. So this is going to make the whole culture, working culture. Clear हो गया? समझ में आ गया? Okay. What is the pros and cons of being an entrepreneur? Pros का मतलब advantages and disadvantages का cons का मतलब disadvantages, right? तो कोई मुझे बताएगा कि अगर आप एक entrepreneur हैं तो आपको क्या क्या benefits हो सकता है? Anyone? Standard of living will be increased. Good. Yeah, very good. Risk bearing ability will be increased. Very good. Scientific and innovation जो है वो utilize कर पाएंगे. Next. Okay, so let's start with the pros. The first point is that we will be our own boss. ये तो सबसे important point है. आपको पता होगा कि एंटरप्रेन्योर्स बनने का रीजन बहुत सारे हैं। या तो आप समाज में हो रहे या सोशल प्रॉब्लम्स को देखते हैं तब आप एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, या तो आप अपनी कैपेबिलिटी को देखते हैं कि यू आर बेटर इन फाइनेंस, तो फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे तो अच्छा कर लेंगे। कैपेबिलिटी, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, आपकी फैमिली वैल्यूज, ये सब रीजन है आपको एंटरप्रेन्योर बनाने की। लेकिन एक बहुत मेजर रीजन है कि आप जब कहीं काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो आपको उनके ऑर्डर्स को मानना ही पड़ेगा। सही बात है? If I am working here, I have to listen the top level management, right? Because I am getting salary from the top level. I am basically hired for that. ठीक है? But entrepreneurs are not going to get hired, but they are going to hire the other employees. So आपके ऊपर कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो आपको पॉलिसीज बताएगा, आपको ऑर्डर्स देगा, आपको रूल्स रेगुलेशन बताएगा और आपको वो मानना पड़ेगा। ठीक है? वो चीजें यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आप अपने बॉस खुद होंगे। समझ में आया? आप अपने डिसीजन खुद लेंगे। नो वन इज गोइंग टू इम्पोज द डिसीजन, बट यू आर गोइंग टू मेक डिसीजन फॉर योर ओन बिजनेस। समझ में आया? सो बैड या फिर जॉब डिससेटिस्फैक्शन and the rudeness or misbehaving of the boss is sometimes basically motivate the entrepreneur to start, or motivate the person to become an entrepreneur. So you will be your own boss. This point is clear? Next one is, and you have a control over your future as well, because if you are in a business, you know कि तुम्हारा future क्या हो सकता है। आपको अपने बिजनेस पे, अपने बिजनेस पे भरोसा होगा, अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा है, आप अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपको वर्क जो मिल रहा है दैट इज रिपीटेड ऑल द टाइम एंड यू आर नॉट गेटिंग द डाइवर्सिफिकेशन इन योर वर्क, योर ग्रोथ विल बी गोइंग टू बी स्टैग्नेंट। इट मींस रुक जाएगा ग्रोथ आपका। सही बात है? और आप फिर उसी जगह पे एक ही पोजीशन पे कई सालों तक रह सकते हैं। तो फ्यूचर कैन बी कंट्रोल्ड बाय द योर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इफ यू आर वर्किंग फॉर अदर, बट इफ यू आर वर्किंग फॉर योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर। समझ में आया? स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुक जाना, ठहर जाना। ठीक है? नेक्स्ट वन इज चॉइसेस। चॉइसेस, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चॉइसेस? चॉइसेस का मतलब होता है जो हम चूज कर पाए, चुन पाए, ऑप्शंस, है ना? तो you set your hours, like if I am doing job here, I am working 9 to 6. It means like my working hour is 9 to 6. सही बात है? लेकिन if I will be my own boss, it's totally up to me that when I want to come to the office.
है ना। अगर मुझे कोई और काम है तो मैं ऑफिस थोड़ा लेट आ सकती हूँ, और मैं लेट तक रुक भी सकती हूँ, जल्दी भी जा सकती हूँ अगर मुझे कोई काम है या फिर मुझे कोई अपना मतलब कोई रीजन है तो। सही बात है। सो आप अपने काम का समय खुद सेट करिएगा। आपको ऑर्गेनाइजेशन के काम का तो वो टाइम का कोई बेसिकली फॉलो करना ये जरूरी तो है ही नहीं, करना ही नहीं है। आपके पास बेसिकली राइट होगा या आपके पास ऑप्शन होगा तो चूज योर एम्प्लॉइज। अब ऑर्गेनाइजेशन में कौन मेरे साथ काम करे चूज नहीं कर सकते ना, वो तो ऑर्गेनाइजेशन चूज करती है। अब मेरी कलीग के साथ मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं उसको नहीं कहूंगी ना कि चली जाओ या चले जाओ। इट इज नॉट पॉसिबल। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल इन द लेमैन लैंग्वेज। ठीक है, आप बोल सकते हो ऐसा, लेकिन आपको कौन से कलीग कौन से एम्प्लॉइज को रखना है या किस पर्सन को हायर करना है ये आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन इन द ऑर्गेनाइजेशन यू विल नॉट गेट दिस चॉइस। अगर ऐसा होता तो आधी ऑफिसेस खाली पड़ी। देयर आर मोर अपॉर्चुनिटी टू फॉर यू टू मेक डिसीजन। अब आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी अपने डिसीजन को लेने के लिए। चलो फाइनेंस से फाइनेंस के लिए कोई बिजनेस के लिए 5 करोड़ की जरूरत है, कैसे लेंगे कहां से लेंगे ये सब डिसीजन आप पे है। लेकिन कंपनी में किसको क्या पैसे की जरूरत है ये आपके ऊपर तो नहीं होती है ना चीजें। सो डिसीजन इज टोटली योर्स। नेक्स्ट वन इज opportunities to fully utilize your talent, opportunities to fully utilize your talent, fully utilize your talent, skills, knowledge and creativity, opportunities to fully utilize your talents, skills, knowledge and creativity। इसका क्या मतलब हुआ सुनिए, कि जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं अकेले रास्ते में चलोगे तो जितनी भी मुश्किलें आएंगी कौन फेस करेगा। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल कि अलोन इन योर सक्सेसफुल पाथ या सक्सेस पाथ यू हैव टू टेक मल्टीपल डिसीजन फॉर मल्टीपल रीजन फॉर मल्टीपल टाइम। फाइनेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, चाहे आपकी रिलेटेड विद ये क्या बोलते हैं आपकी लोकेशन हो गया, बिजनेस प्लान हो गया, टाइप ऑफ प्रोडक्ट हो गया, मार्केट अपॉर्चुनिटीज हो गई, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी डाइवर्सिफिकेशन है, ये सब के सब में आपको अपना कंट्रीब्यूशन और योगदान देना ही पड़ेगा। तो आपकी जितनी स्किल है, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन, जैसे मैं टीचर हूँ और मेरी स्किल टीचिंग है तो मैं सिर्फ टीचिंग कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है ना मेरे पास मल्टीपल स्किल हो एंड आई हैव राइट। तो मल्टीपल स्किल है तो जब मैं उस पर्टिकुलर, जैसे मान लो कि मैं जस्ट सिंगर बन जाती हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो मैं और लोगों को सिखाऊंगी ना सिंगिंग, तो मेरा यहाँ पर दूसरा स्किल भी यूटिलाइज हो रहा है। तो एंटरप्रेन्योर्स के जितने भी मल्टीपल स्किल है दैट इज गोइंग टू बी यूटिलाइज बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन इन द बिजनेस। आपको हर एक सेक्टर को खुद संभालना। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो अपॉर्चुनिटीज जो है दैट इज फुली यूटिलाइज। जो आपकी अपॉर्चुनिटी है वो आपके पूरे टैलेंट को, आपके स्किल को, आपके नॉलेज को पूरा यूटिलाइज करेगा, यूज करेगा। समझ में आया। एंड इफ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज योर स्किल, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अगर आप करेंगे तो यू विल बिकम मोर एक्सपर्ट इन दैट एरिया एज वेल, है ना। लेकिन उस चीज को अगर आप छोड़ देंगे, जैसे 10 साल से मैंने अगर गाना छोड़ दिया तो 15 या 10 साल के बाद मुझे पता नहीं लगेगा, बहुत सारी चीजें मैं भूल जाऊंगी। सही बात है ना। तो स्किल जो है जब वो आपकी प्रैक्टिस में आएगा तभी वो आपके लिए हेल्पफुल है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल रिवॉर्ड। अब देखो मैं बताती हूँ, लिखो फाइनेंशियल रिवॉर्ड, लिख लिया, लिखो इसको, मैं थोड़ा सा बताती हूँ, एग्जांपल दूंगी इसका। फाइनेंशियल रिवॉर्ड मतलब पैसे जो हम लोग कमाएंगे। बिजनेस स्टार्ट किया, भाई मान लीजिए एग्जाम्पल में ले लो, एक कोकोनट वाटर सेल करने वाले पर्सन का एग्जाम्पल ले लो, जो भी कमाता है मान लीजिए पर डे वो 1000 रुपीज कमा रहा है, तो वो पैसा किससे बिलोंग करता है। कोकोनट वाटर के ओनर से, वो उसी के साथ वो बेसिकली कनेक्टेड है अमाउंट। वो जो 1000 रुपए उसने कमाया वो पैसा किसका है, सेलर का, जो सेल कर रहा है कोकोनट वाटर, जो सेलर है उसका हुआ। अब मान लीजिए एग्जाम्पल में ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट हो रहा है, इफ यू आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट हो रहा है, दैट मनी डोंट बिलोंग टू यू, इट इज नॉट बिलोंग टू यू। But if I am basically started my own business and if I am working, or either I am started a tuition center, if I am earning 1 lakh rupees per month, so that money belongs to me. So financial reward or financial amount जो भी है उसको मैं अकेले enjoy करूंगी if I am an entrepreneur.
समझ में आया? कितना भी लॉस हो रहा हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कितना भी प्रॉफिट हो रहा हो, एक एम्प्लॉइज को उससे लेना देना ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि वो अपना फिक्स सैलरी लेगा और फिर वो नेक्स्ट डे भी वापस काम पे आएगा। लेकिन जब आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो जितना भी प्रॉफिट आपको हो रहा है वो सारा का सारा प्रॉफिट और एडवांटेज कौन अकेले एंजॉय करेगा? एंटरप्रेन्योर। चाहे आपको टैक्स में कंसेशन मिले, टैक्स एडवांटेज मिले, सब्सिडी मिले, या फिर आपको प्रॉफिट मिले अपने बिजनेस में, ये सारा का सारा एडवांटेज अकेले कौन एंजॉय करेगा? एंटरप्रेन्योर। तो दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी। अच्छा, जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सुनिए, जैसे कि मैंने बोला था, शायद तुम लोग को मैंने बताया था कि नहीं, कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके घर में भी प्रेशर करते होंगे, पेरेंट्स करते हैं, बोलते हैं कि भाई जॉब करो गवर्नमेंट। पता है क्यों बोला जाता है? खासकर बिहार में सिक्योरिटी, सिक्योर, ठीक है, स्टेबिलिटी, स्टेटस, स्टेटस एक बिहार में एक एटमोस्फेयर भी है कि सिक्योरिटी। नो वन गोइंग टू थ्रो यू आउट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जॉब until and unless there is some offense which is done from your side. ठीक है, अब जैसे कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो उसको तो बाहर किया ही जाएगा ना, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू बेसिकली थ्रो यू आउट और टर्मिनेट यू इन दूस जॉब, राइट? बट इन द केस ऑफ द प्राइवेट जॉब, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज वेरी इजी फॉर द कंपनी टू थ्रो यू आउट, टर्मिनेट यू, फायर यू, as well as the person is easily going to leave the job. सो जॉब सिक्योरिटी का मतलब है कि जहां पर आपका जॉब सिक्योर ही नहीं होता, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब सिक्योर ही नहीं है, इट इज नॉट अ, बोल सकते हैं ना कि जॉब सिक्योरिटी, या जॉब सिक्योर है और जस्ट वाइस वर्सा कीजिए। तो आपके अपना बिजनेस है तो आपको कोई बाहर निकालेगा क्या? अपने बिजनेस है, लेकिन दूसरी जगह पे काम करेंगे तो निकाल सकता है, क्योंकि आपके ऊपर कोई मैनेजमेंट है, आपके ऊपर ओनर है ना, टॉप लेवल है। आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी आपको हटाया जा सकता है, आपकी किसी मिस्टेक पर भी आपको हटाया जा सकता है ना? तो पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स के थ्रू भी बहुत लोगों को हटा दिया जाता है। तो जॉब इनसिक्योर होती है बहुत लोग की, जो बेसिकली कहाँ है? आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में वर्क करते हैं, राइट? बट दिस जॉब सिक्योरिटी, यहाँ पर आपका एंटरप्रेन्योर में जॉब सिक्योरिटी है, क्योंकि यू विल क्रिएट योर ओन जॉब, राइट? यू क्रिएट योर ओन एम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, हाँ बिल्कुल, आप रेजिग्नेशन भी दे, समझ में आया? नेक्स्ट वन इज वेराइटी इन वर्क रूटीन। अब जैसे हम लोग, मेरा क्या रूटीन है मैं बताती हूँ। मैं आती हूँ कॉलेज, पढ़ाती हूँ, कॉलेज से घर जाती हूँ, और उसके बाद फिर तो आपके रूटीन में बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी। आज इंटरव्यूज लेना है, आज बैंक में जाना है, आज भाई मशीनरीज, न्यू मशीनरीज को मंगवानी है, आज मार्केट सर्वे करना है, आज तो मल्टीपल थिंग्स आर एडेड बिकॉज ऑफ द मल्टीपल वर्क। तो आपके रूटीन में एक ना स्पाइस रहेगा ऑल द टाइम, स्पाइसेस, मसाला रहेगा ऑल द टाइम, यू विल एंजॉय योर वर्क। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन, हाँ, तो वेराइटीज रहेगा आपकी किसमें? वर्क रूटीन में। यू डोंट नीड टू फॉलो द सेम थिंग, बट यू हैव टू फॉलो द मल्टीपल थिंग्स, बिकॉज यू आर इंडल्ज इन मल्टीपल वर्क और मल्टीपल डिपार्टमेंट और मल्टीपल एरिया। समझ में आ गया? नेक्स्ट वन इज सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अबाउट अ साइकोलॉजिकल, अगर बोला जाए तो आपको अपने काम से बहुत ही, बोल सकते हैं ना, संतोष वाला, हाँ, लगाव हो जाएगा वर्क से, बिल्कुल, है ना? सो सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा, आपको अच्छा लगेगा काम करने में, सेटिस्फाइड रहेंगे, ठीक है? पर्सनल अचीवमेंट, किसी ने भी कुछ नहीं किया, यू पर्सनली अचीव दैट, तो एक प्राइड रहेगा आपके अंदर, है ना? नेक्स्ट वन इज रिकॉग्निशन। जैसे ही जाएंगे तो क्या बोला जाएगा कि देखो गुप्ता जी का लड़का जा रहा है और इसने बिजनेस शुरू किया है, तो ये लाइन हो सकता है ना? So recognition is something where people are going to recognize you because of your achievement. और एंटरप्रेन्योर कोई चलता फिरता लोग तो बनता नहीं है, मेहनत से बनते हैं, काम करते हैं डेडिकेशन के साथ। तो एक वो डेडिकेशन का जो मेन आपको बोल सकते हो ना फ्रूट, you will get by this when the people are going to praise you. समझ में आ गया? सेल्फ सेटिस्फैक्शन, पर्सनल अचीवमेंट एंड रिकॉग्निशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्स। अच्छा, आई जस्ट यूज, नेक्स्ट लिखिए कॉन्स। कॉन्स इज डिसएडवांटेज।
अब ऐसा तो नहीं है ना कि you will get everything in a positive way when you are an entrepreneur. So अब disadvantages क्या क्या है ये सुनिए. पहला, चांस ऑफ बिजनेस फेलवर. ये तो है, बिजनेस फेल हो सकता है या नहीं? बिजनेस फेल हो सकता है बिकॉज इफ देयर, कई बार आइडिया अच्छा है, प्लान अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन गलत हो गया, गलत कस्टमर्स को सेल करने का अप्रोच हो गया. जैसे पहले नेस्ले ने भी किया था. नेस्ले ने मैगी को सबसे पहले जब वो इंडिया में आया था ना 1980s में, तो सबसे पहले उसको इसलिए लाया गया था क्योंकि उनका मन था कि ये जो है ये विमेन, वर्किंग विमेन के काम को आसान करेगा, ये फूड को सब्स्टिट्यूट करेगा. किसको सब्स्टिट्यूट करेगा? फूड को. तो लाया गया था किसके लिए? वर्किंग विमेन के लिए. ठीक है, लेकिन ये चला किस कैटेगरी में गया? चिल्ड्रन, बच्चों के लिए. तो ये भी हो सकता है ना कि आपने गलत जगह पे इंप्लीमेंट कर दिया हो अपने प्लान को, गलत टाइम पे इंप्लीमेंट कर दिया हो, या देयर इज अ लूप होल्स इन द इंप्लीमेंटेशन, तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा? फेल हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है. और जब बिजनेस फेल होगा तो आपके ऊपर भारी लोन आ सकता है, हेवी लोन बर्डन हो सकता है, एम्प्लॉइज का जॉब जाने का बर्डन हो सकता है, तो यू विल बी इन द सोशल प्रेशर एज वेल, है ना. नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग. अब भाई आज हमने डिसाइड किया कि कल एक बिजनेस शुरू करना है, हो जाएगा क्या? डॉक्यूमेंटेशन, लीगल वर्क्स, एम्प्लॉय को हायर करना, बिजनेस प्लान बनाना, कैपिटल रेज करना, ये सारा 2-3 दिन 5 दिन का प्रोसेस नहीं है. इट इज गोइंग टू टेक लॉन्ग टाइम एंड यू हैव टू सैक्रिफाइस सो मेनी थिंग्स टू गेट दिस ऑप्शन, है ना. सो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. और जब आप ऑफिस में भी अपना काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपको 12-12, 15-15 घंटे बैठे रहना पड़े काम के लिए. इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम में नॉट बी सिक्योर एंड रेगुलर. इनकम में नॉट बी सिक्योर एंड रेगुलर. ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इनकम आपका सिक्योर नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होंगे. आपका वैसे ही, एक मिनट, हेलो, डाउन्स जो होंगे आपके बिजनेस में वो आपके इनकम को इफेक्ट करेगा. जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग थे, ऑटोमोबाइल को बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था. खैर वो तो बड़े सेक्टर्स थे तो वो बहुत ज्यादा हार्म नहीं कर पाया उसे, लेकिन ये पॉसिबल है इन द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन और एनी एनवायरमेंट और बिजनेस एनवायरमेंट, न्यू पॉलिसीज, रेगुलेशंस और लीगल बाइंडिंग, बहुत सारे रीजन से आपका बिजनेस इफेक्ट होगा और उसकी वजह से आपका जो इनकम है दैट इज गोइंग टू बी चेंज, दैट इज गोइंग टू बी इफेक्टेड, राइट. सो रेगुलर नहीं होगा, कम बिकेगा सामान, या गुड्स ओरिएंटेड है तो कम बिकेगा तो कम प्रॉफिट आएगा. एक रेगुलरिटी आपको नहीं मिलेगा. इफ माय सैलरी फॉर एग्जांपल इज 50K, आई विल गेट सेम अमाउंट एवरी मंथ, राइट. बट दिस इज नॉट पॉसिबल व्हेन यू आर इन अ बिजनेस, व्हेन यू आर ऑपरेटिंग अ बिजनेस. और खास करके स्टार्टअप जो तुरंत शुरू हुए होते हैं, कई बार तो 1-2 महीने 6 महीने तक आपका कोई भी आप अमाउंट अर्न ही नहीं करते, ये भी पॉसिबिलिटी है, पॉकेट से जा रहा होता है पैसा. तो ऐसे केस में देयर इज अ चांस ऑफ इरेगुलर इनकम और लैक ऑफ प्रॉफिट के भी चांसेस हो सकते हैं. क्लियर? 3-4 पॉइंट है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं. ओके, हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द पॉइंट्स?